अब देखिए जरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, सारी कहानी चालू किधर होगी? इस प्रपोजल से चालू होगी। तो उसके लिए आ जाइए आप एक डेफिनेशन पे, और वो डेफिनेशन है आपकी प्रपोजल की, जो दी हुई है सेक्शन 2A। तो सेक्शन 2A जरा फॉलो करिए डायरेक्ट में मेरे साथ, जो प्रपोजल को डिफाइन करता है। तो यही डेफिनेशन से अपन उसके एसेंशियल निकाल लेंगे। देखो डेफिनेशन में लिखा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। अब देखिए, प्रपोजल का मतलब आप अपने जनरल पार्लेंस में भी समझते हैं, और जो प्रपोजल वर्ड बोलते ही जो प्रपोजल आपके दिमाग में आया है ना, उसको भी चेक कर लेना कि वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रपोजल है कि नहीं। जो प्रपोजल आपके जहन में आ गया है ना इस वर्ड को यूज करते ही मेरे, उसको भी आप इमेजिन करके देख लीजिए। इस डेफिनेशन के एसेंशियल पढ़ने के बाद उस पे अप्लाई करके देख लेना कि वो वाला प्रपोजल जो आपने सोचा है अपने जहन में, वो वैलिड प्रपोजल है कि नहीं एज पर सेक्शन 2A। ठीक, तो देखिए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। तो देखिए, प्रपोजल के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? when one person signifies to another his willingness। तो सबसे पहला जो एसेंशियल हो गया इसका, वो एसेंशियल क्या है? वन पर्सन सिग्निफाइज। सिग्निफाइज क्या सिग्निफाई करता है? विलिंगनेस। तो एक व्यक्ति जब अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करे, सिग्निफाई बोले तो कम्युनिकेट, कम्युनिकेट होना जरूरी है वो विलिंगनेस। सिग्निफाई का मतलब होता है कम्युनिकेट। विलिंगनेस का मतलब आप सब समझते हैं, डिजायर, इच्छा आपने अपनी किसी के सामने रखी, किसी को कम्युनिकेट करेंगे आप, इच्छा। एक ये एसेंशियल, किस चीज की इच्छा होगी? वो किसी एक्ट की या फिर एब्स्टिनेंस की। इच्छा किस चीज की होगी? एक्ट की या एब्स्टिनेंस, कुछ करने की या कुछ ना करने की, दोनों में प्रपोजल हो जाता है। कुछ करने की इच्छा, कुछ ना करने की, दोनों वैलिड प्रपोजल है। अगर मान लीजिए एक एडटेक कंपनी मेरे सामने प्रपोजल रखती है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुडिशरी एस्पिरेंट्स को पढ़ाइए, तो उन्होंने प्रपोजल में क्या रखा? एक्ट। या मैंने मान लीजिए ये प्रपोजल दिया एक कंपनी को कि भाई मैं आपके प्लेटफॉर्म पे जुडिशरी एस्पिरेंट्स को पढ़ाना चाहता हूं, तो मैंने किस चीज का की विलिंगनेस सिग्निफाई करी है? एक्ट की। ऐसा ही होता है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मतलब खुद को रोकना, कुछ करने से रोकना इज एब्स्टिनेंस, ये भी होता है। आप जानते हैं कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी अग्रीमेंट करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं एजुकेटर से कि आप कहीं और नहीं पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरा अग्रीमेंट होता है एक प्लेटफॉर्म के साथ कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा, साथ में ये भी अग्री किया है मैंने कि मैं कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा, दैट इज एब्स्टिनेंस। तो दोनों तरीके की विलिंगनेस ऑफर हो सकती है या प्रपोजल हो सकती है। ठीक, तो क्या चाहिए प्रपोजल के लिए? विलिंगनेस चाहिए कुछ करने या ना करने की, और वो विलिंगनेस सिग्निफाई होनी चाहिए। इसके बाद आगे देखिए डेफिनेशन में, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, आगे लिखा है कॉमा के बाद, with a view to obtaining the assent of the other। ये जो विलिंगनेस आपने सिग्निफाई करी है, इसमें आपका क्या व्यू होना चाहिए? with a view of obtaining the assent ऑफ अदर। जिसको आप वो विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप विलिंगनेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस विलिंगनेस को कम्युनिकेट आप किस व्यू के साथ कर रहे हैं? किस व्यू के साथ आप ये विलिंगनेस कम्युनिकेट कर रहे हैं? इस व्यू के साथ कि सामने वाला उस पर सहमति दे। सिर्फ अगर जानकारी के लिए आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो दैट कैन नॉट बिकम अ वैलिड प्रपोजल और ऑफर एज पर सेक्शन 2A। जैसे बॉलीवुड स्टाइल में आप किसी व्यक्ति को प्रपोजल दे रहे हैं कि मुझे आपको अपने दिल की बात बतानी है, मुझे ये नहीं जानना आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपना आपको बताना चाहता हूं अपनी बात। दैट कैन नॉट बी अ वैलिड प्रपोजल एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2A। आई होप यू गेटिंग दिस। यही वाला प्रपोजल आपके जहन में आ रहा था, अभी दिसंबर ही खत्म नहीं हुआ है, आप फरवरी में पहुंच गए हैं, है ना? ऐसा मत करिए, पहले 14 जनवरी को ध्यान में रखिए, एमपी का फ्री निकालना है, वैलेंटाइन डे बाद में मना लेंगे बेटा अपन, है ना? सो ये जो एक चीज है कि आपका व्यू उस विलिंगनेस को सिग्निफाई करते समय क्या होना चाहिए? सामने वाले का
एसेंट लेना। अगर ये व्यू एब्सेंट है तो वो वैलिड प्रपोजल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपने 4 दोस्तों के साथ एक गैदरिंग में बैठा हूं और ऐसे ही कैजुअली मैंने उनसे कहा कि यार मुझे ना मेरा फोन बेचना है यार, अपना मेरे को नया फोन लेना है, अपना फोन बेचना है, कोई 5,000 रुपए देगा तो बेच दूंगा। अब मेरा एक फ्रेंड उसमें से 5,000 रुपए निकाल के रख देता है, कहता लाओ दू, तुमने ऑफर दिया था, हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो दैट कैन नॉट बी अ वैलिड ऑफर, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से वो जो बात शेयर की कि यार मेरे को फोन बेचना है, मैंने भी कहा कि 5,000 तक बेच दूंगा, फोन बेचना है। ये जो मेरी विलिंगनेस है ना, ये मैंने इस व्यू के साथ नहीं करी है। उसमें ये व्यू एब्सेंट है कि मुझे सामने वाले का एसेंट चाहिए उस पे, ये व्यू एब्सेंट है, इसीलिए दैट कैन नॉट बी अ वैलिड प्रपोजल। सो वैलिड प्रपोजल कब होगा? जब आप अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहे हैं कुछ करने या ना करने की, और उसमें व्यू क्या है आपका? सामने वाले का एसेंट ऑब्टेन करना। तो एक्ट और एब्सटिनेंस मेरे ख्याल समझ गए, व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एसेंट समझ गए। इस बात को और समझ लीजिए, सिग्निफाई या कम्युनिकेट। कब मान लिया जाएगा कि सिग्निफाई हो गया है या कम्युनिकेट हो गई है आपकी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रपोजल के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर प्रपोजल सामने वाले तक पहुंचा नहीं है, भले उसने कंडीशन फुलफिल कर दी, उसने कंप्लाई कर दिया, लेकिन सामने वाले तक आपका प्रपोजल पहुंचा नहीं है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है इस पॉइंट पे। कोई बता सकता है केस का नाम कमेंट में, कि कम्युनिकेशन नहीं हुआ है ऑफर का तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इस पे जरा अगर आप उस केस का नाम बता दें तो मुझे लगेगा कि हाँ आप पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे हैं। कौन सा केस है भाई, बता सकते हो? किस केस का जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं? देखो होता यह है, मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूं। यस करेक्ट अक्षता, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त की बात कर रहा हूं। होता यह है कि एक अंकल का लड़का खो जाता है, एक अंकल है उनका लड़का खो जाता है कहीं। अब अंकल अपने सर्वेंट से कहते हैं कि जा भाई तू उसको ढूंढ के ला, तेरे को पता है उसके सारे ठिकाने कि कहां कहां ये जाता है क्या करता है, तू एक काम कर, जा उसको ढूंढ के ला। उन अंकल का सर्वेंट लड़के की खोज में निकल जाता है। जब वो निकल जाता है उसके बाद अंकल एक रिवॉर्ड अनाउंस करते हैं। अंकल एक रिवॉर्ड अनाउंस करते हैं कि भाई जो भी पर्सन मेरे लड़के को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए इनाम दिए जाएंगे। ठीक, अंकल ने ये अनाउंस कर दिया। अब इस सर्वेंट को तो इस रिवॉर्ड के बारे में जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि वो तो पहले ही निकल लिया था, उसको तो जानकारी नहीं थी। वो जाता है और ढूंढ के लड़के को ले आता है। जब वो लड़के को ढूंढ के ले आता है उसके बाद उसको पता चलता है कि अंकल ने ऐसा कोई रिवॉर्ड रखा था। अब वो अंकल के पास जाता है और कहता है अंकल लाओ 500 दो, आपने रिवॉर्ड रखा था। अंकल लफाड़ा मार के भगा देते हैं उसको, क्या बोल के कि भाई साहब ऑफर दिया तो था लेकिन वो वैलिड नहीं हुआ, वो एज पर टू ए वैलिड नहीं हुआ। क्यों? मैंने विलिंगनेस सिग्निफाई करी, मैंने विलिंगनेस सिग्निफाई करी है लेकिन वो तुम तक नहीं पहुंची। मैंने विलिंगनेस बताई लेकिन उसका कम्युनिकेशन नहीं हुआ। और अगर ऑफर के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने कंप्लाई कर दी है कंडीशन, तब भी ये बाइंडिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिना जानकारी के तुमने ये कर दिया, तुम्हें ये बात पता ही नहीं थी कि मैंने ऐसा कोई रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है। इस केस का नाम क्या है लिख लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 का केस है, 1913। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें बेसिकली कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि अगर आपको ऑफर के बारे में जानकारी नहीं थी और आपने उसकी कंडीशन को कंप्लाई कर दिया है तो आप एंटाइटल्ड नहीं है रिवॉर्ड के लिए, वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। एक केस और लिख लीजिए इसमें, विलियम्स वर्सेस कार्वरडाइन। मैं लिख देता हूं इसको, स्पेल शायद बहुत करेक्टली ना कर पाऊं इसलिए लिख देता हूं। क्या है ये केस का नाम? विलियम्स वर्सेस कार्वरडाइन। व्हाट इज द ईयर? 1833, 1833। बेसिकली इस केस में हुआ क्या था, एक व्यक्ति के ऊपर अवार्ड रखा गया, एक एक कन्विक्टेड पर्सन था। जैसे होता है ना, पुलिस रिवॉर्ड डिक्लेयर करती है कि ये व्यक्ति को पुलिस की तलाश है, जो भी इसके बारे में जानकारी देगा उसको 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे आपने देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे फोटो चिपकी रहती है ना, कि पुलिस को इस अपराध में इस व्यक्ति की तलाश है।
तो एक लेडी ने ऐसे ही एक व्यक्ति की जानकारी पुलिस को दी, और पुलिस ने उसको पता था रिवॉर्ड के बारे में, उसे ऑलरेडी पता था। जब जानकारी वो देने गई, उसके पहले से ही उसको पता था रिवॉर्ड के बारे में। वो जाती है, पुलिस को जानकारी देती है, लेकिन रिवॉर्ड लेने से मना कर देती। वो कहती है भाई साहब, ये मैंने अपने कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करने के लिए किया है, मैंने अपनी अंदर की शांति के लिए या अपने कॉन्शियंस के लिए किया कि मैं सोसाइटी की एक जिम्मेदार नागरिक हूं, इस उससे मैंने ये किया है, मुझे उस रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है, आप मत दो। ठीक। लेकिन थोड़े समय बाद इन दीदी को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो फिर ये अपने कॉन्शियंस को थोड़ा साइड में रखती हैं और दोबारा पुलिस के पास जाती हैं, कहती है साहब वो रिवॉर्ड था, दे देना जरा। अब पुलिस वाले कहते हैं आंटी मजाक कर रही हैं आप, तो ये पहले आपने मना कर दिया। तो यहां ये जो सूट फाइल, उसके बाद ये जो केस हुआ था, इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया दैट शी इज इंटाइटल्ड फॉर द रिवॉर्ड, क्योंकि जब उसने कंडीशन कंप्लाई करी थी तब उसको रिवॉर्ड के बारे में जानकारी थी। भले ही उसने वो कंडीशन कंप्लाई करने के बाद उस समय रिवॉर्ड लेने से मना किया, लेकिन इससे उसका एंटाइटलमेंट खत्म नहीं होगा। शी इज स्टिल एंटाइटल्ड फॉर द रिवॉर्ड, क्योंकि भैया सिग्निफाई तो हुआ है, कम्युनिकेशन तो पूरा था, उसके बाद उसने वो ढूंढ के लाई है या उसकी जानकारी दी है व्यक्ति की, तो शी इज एंटाइटल्ड। तो बाद में उसको अलाउ किया गया उस रिवॉर्ड के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो भैया इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो वो कम्युनिकेशन होता है ना, कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, मैं ऐसी कोई बात आपसे इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि क्या पता बाद में ये कॉन्शियंस चेंज हो जाए। इसलिए मैंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट पहले ही बता दिया आप, कि मैं अपने मतलब के लिए इधर आया हूं, ताकि आपको पता चले कि लॉ कैसा पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, और हम वो पढ़ाते हैं, ये बात आप स्प्रेड करें। दैट्स माय इंटरेस्ट। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखा आपने आंटी को, पहले आंटी हीरोइन बन रही थी कि अरे भैया वो तो हम तो अपने लिए कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है रिवॉर्ड की, बाद में रिवॉर्ड मांगने पहुंच गए। इसलिए ऐसा करो ही मत ना। इसलिए अपन पहले ही फीस बता देते हैं कोर्स की, ये फीस है भैया, देना पड़ेगा। आप भी जज क्यों बनने जा रहे हैं? क्योंकि फिक्स्ड चाहिए आपको सैलरी, आप भी इंटरेस्ट में हैं। ऐसा नहीं है कि आप जन सेवा के लिए सिर्फ जज बनने जा रहे हैं। हाँ, दैट इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट, वो इंटरव्यू के लिए बचा के रखो। इंटरव्यू में जब जाओगे पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू बी अ जज, तो वहां बताती हैं दीदी I want to serve the society and I want to be a part of this justice delivery system so that I can contribute directly to the society। वो सब तो ठीक है दीदी, परमानेंट सैलरी चाहिए, ये भी एक सत्य है, इसको मान लीजिए, क्यों नहीं मानना है? भाई साहब आज के दौर में अगर आप पैसा लेके भी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आप ईमानदार व्यक्ति हैं। आप फीस ले रहे हैं, आप सैलरी ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो भी आप एक ईमानदार व्यक्ति ही हैं, आप बेईमान नहीं हुए। इसीलिए ये जो फालतू का एक वो ओढ़े हैं ना हम, कि हम तो सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, मत करिए। आप अपना इंटरेस्ट भी रखिए, तो कंसिस्टेंसी भी रहेगी हमेशा के लिए। और इतना सेल्फ इंटरेस्ट सबका है यार। तुम जो यहाँ पढ़ने आए हो ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तुम्हें कोई लगाव नहीं है इस स्टैट्यूट से कि हमको जानकारी के लिए तुम्हें प्री के नंबर पकाने हैं अपने 8 और मेंस निकालना है, तुम इसलिए आए हो बेटा इधर 12 बजे से, है ना? ये सही बात है। चलिए, तो इनकी तरह मत बनिए। याद रहेगा अब ये? दीदी याद रहेंगी ना विलियम और ये? हाँ।